नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ओम भारत में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री का 14वां चैप्टर मौर्य साम्राज्य, जो कि यहाँ से शुरू होता है, शुरू करने वाले हैं। तो दोस्तों, मौर्य वंश का जो संस्थापक था उसका नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है। इसके बाद है चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। चंद्रगुप्त ने घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का क्या बना था? प्रधानमंत्री बना था। तो देखिए, जो घनानंद है, जो नंद वंश का संस्थापक था, नंद वंश का अंतिम राजा था और मगध साम्राज्य का भी अंतिम राजा था। तो उसको हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य का मदद किया और बाद में जो चाणक्य है वो चंद्रगुप्त मौर्य का क्या बन गया? प्रधानमंत्री बन गया, ठीक है ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे है कि चाणक्य, जिसका नाम कौटिल्य भी था और विष्णुगुप्त भी था, उसके द्वारा एक तो पुस्तक लिखा गया, क्या? अर्थशास्त्र। और इसका संबंध किससे है? राजनीति से है, ठीक है। तो ये जो है अर्थशास्त्र का जो पुस्तक है दोस्तों, ये राजनीति से संबंधित है और इसका टोटल 15 चैप्टर है। 15 में 7 जो है आंतरिक व्यवस्था के बारे में है और 8 विदेश नीति के बारे में है। ये भी याद रखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? 322 ईसा पूर्व में बैठा था, ठीक है। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। कौन सा धर्म का अनुयायी था दोस्तों? चंद्रगुप्त जैन धर्म का। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं क्वेश्चन कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? तो श्रवणबेलगोला में बिताया, ठीक है। अगला है दोस्तों कि जो चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में क्या किया था? सेल्यूकस निकेटर को हराया था। उसके बाद सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की शांति शर्तों के अनुसार उसे 4 प्रांत, कौन कौन सा? काबुल, कंधार, हेरात और मकरान देना पड़ा। क्या क्या? काबुल, कंधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त मौर्य को देना पड़ा संधि के लिए, और अपनी बेटी जो है कार्नेलिया, उसका शादी करना पड़ा, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैन संत किसका? भद्रवाहु के से क्या लिया था? दीक्षा लिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का कौन था? राजदूत था। मेगास्थनीज जो है वो किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। तो जो सेल्यूकस निकेटर, जिसको अभी हराया था 305 ईसा पूर्व में, उसी का एक राजदूत था, कौन? सेल्यूकस निकेटर। और इसी का एक राजदूत था मेगास्थनीज, जिन्होंने एक पुस्तक लिखा था इंडिका, जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद जो चंद्रगुप्त मौर्य का काल है, उस समय का इतिहास जानने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है, जो कि परिपुष्ट करने में एक दूसरे साक्ष्य को हमको बहुत बड़ा मदद करता है। इसी से हमको पता चला है कि चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया था? सेंड्रोकोटस कहा गया था। और जब ये पता चल गया तो इतिहास की गुत्थी सुलझ गई थी दोस्तों, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साक्ष्य है कि जो मेगास्थनीज है वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था और इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या था? इंडिका था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने लिखा है। तो देखिए, ये दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ था, इसका वर्णन कौन किया था? एपियानस ने किया था, ठीक है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। तो देखिए, एक तरफ चंद्रगुप्त मौर्य जीत गया और उस इलाका में, जिस इलाका में वो था, उस इलाका में हाथी तो था नहीं। हाथी किसके पास होगा? चंद्रगुप्त मौर्य के पास होगा, क्योंकि ये बिहार झारखंड वाला इलाका में, नीचे में कर्नाटक वाला इलाका में किसका राज्य था? ये चंद्रगुप्त मौर्य का था। चंद्रगुप्त मौर्य के पास हाथी खूब था। तो ये क्या सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिया। कौन बोला? प्लूटार्क बोला, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन कौन किया है? एपियानस ने किया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पद है, इंपॉर्टेंट जो है, जिसको मैं लाइन लगा रहा हूँ, याद रखना है दोस्तों, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु जो है वो 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास करते करते हो गया। देखिए, जैन धर्म में एक जो है एक विधि होता है कि जीवन को कैसे त्याग करना, उसको संथारा बोलते हैं, संलेखना बोलते हैं, जिसमें क्या होता है? आदमी खाता पीता नहीं है और अपने आप को क्या करता है? भूखे प्राण को त्याग देता है। चंद्रगुप्त मौर्य भी वही किया, श्रवणबेलगोला में उपवास करते हुए शरीर को त्याग गए, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी हुआ वो हुआ बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो कि 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अमित्र घात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है। इसको क्या जाना जाता है? अमित्र घात के नाम से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि अमित्र घात के नाम से कौन जाना जाता है? तो वो है बिंदुसार। अमित्र घात का अर्थ होता है शत्रु का विनाशक,
ठीक है। आगे है कि बिंदुसार जो है आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य किसका था, जैन का, और बिंदुसार किसका हो गया, आजीवक संप्रदाय का। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है, भद्रसार या वाड़ीसार। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है, तो भद्रसार या वाड़ीसार। बाकी ऐसे नॉर्मल क्या जानते हैं उसको हम लोग अमित्रघात बोलते हैं, जिसका मतलब होता है शत्रु का विनाशक, लेकिन वायु पुराण में क्या कहा गया है, भद्रसार कहा गया है। ठीक है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत को भेजा था। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना गया। मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी मतलब मेगास्थनीज जो है दोस्तों वो दरबारी इतिहासकार था, किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का। उसके बाद कौन आया, तो ये जो एंटियोकस है, कहाँ का, सीरिया का नरेश है, उसका जो राजदूत है डाइमेकस। ठीक है। तो ये जो डाइमेकस है वो आया था। ठीक है। ये जो डाइमेकस है ये आया था किसके दरबार में, बिंदुसार के दरबार में। तो याद कर सकते हैं, देखिए बी से बिंदुसार, डी से डाइमेकस, बी डी। और उसका चंद्रगुप्त मौर्य का दरबार में सी से चंद्रगुप्त मौर्य, और एम से मौर्य भी हो जाएगा, और एम से क्या हो जाएगा, मेगास्थनीज भी हो जाएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य जी सीएम, और बिंदुसार क्या है, बिंदु, डी इसमें भी आ जाएगा, तो बिंदु में डी से डाइमेकस आ जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि जैन ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। जैन ग्रंथों में क्या कहा गया है, सिंहसेन। वायु पुराण में क्या कहा गया है, भद्रसार। नॉर्मली क्या जानते हैं, अमित्रघात। ठीक है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुआ था। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह को दबाने के लिए उसने, बिंदुसार ने किसको भेजा था, उसका जो पुत्र है सुसीम को भेजा था। सुसीम वही बाद में क्या बना, अशोक बना। तो कहाँ पे विद्रोह हुआ था, तक्षशिला में। कितना विद्रोह हुआ था, 2 विद्रोह हुआ था। इसको दबाने के लिए किसको भेजा, सुसीम को। सुसीम ही बाद में कौन बना, अशोक बना। ठीक है। एथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से, एथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के नरेश एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखा अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। तो बिंदुसार देखिए जो ये जो डाइमेकस को भेज दिया था एंटियोकस प्रथम, सीरिया का जो नरेश था, उससे क्या हुआ कि ये 3 चीज़ मांगा था, भैया हमको चाहिए मदिरा चाहिए, सूखा अंजीर चाहिए, दार्शनिक चाहिए। भेजा क्या, एक चीज़ भेजा डाइमेकस को। ठीक है। 3 चीज़ तो किससे मांगा था, बिंदुसार मांगा था। किससे मांगा था, एंटियोकस प्रथम से मांगा था। एंटियोकस प्रथम कौन था, सीरिया का नरेश था। क्या क्या मांगा था, मदिरा मांगा था, सूखा अंजीर मांगा था, और एक दार्शनिक मांगा था। भेजा एक ही चीज़ था, डाइमेकस को भेजा था। और ये चर्चा कौन करता है, एथिनियस करता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। बौद्ध विद्वान तारानाथ जो है इसको क्या बताया, 16 राज्यों का विजेता बताया है। और तारानाथ जो है दोस्तों ये 15वीं 16वीं शताब्दी का विद्वान है। ठीक है। ये भी बताता है कि जो बिंदुसार है वह द्वार समुद्र को जीता था। द्वार समुद्र मतलब भारत का ये सबसे नीचे वाला इलाका, इधर समुद्र, जिसका 2 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ वो इलाका को क्या बोलते हैं, द्वार समुद्र। तो ये तारानाथ के अनुसार ही क्या जो बिंदुसार है वो द्वार समुद्र को भी जीता था। 16 राज्यों का विजेता तो था ही तारानाथ के अनुसार, साथ ही द्वार समुद्र का भी विजेता था। ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों, अशोक कौन था, बिंदुसार का उत्तराधिकारी था, जो कि 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। अशोक किसका राज्यपाल था, अवंती का। अवंती कहाँ है दोस्तों, उज्जैन में है। इसकी राजधानी क्या थी, महिष्मती थी। ठीक है। अभी मध्य प्रदेश में है ये। तो ये कहाँ का राज्यपाल था, अवंती का। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि अशोक का नाम से कहाँ पे अभिलेख मिलता है। बाकी सब जगह अशोक प्रियदर्शी, चाहे प्रियदर्शी, बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ है। अशोक का नाम सीधा नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अशोक का जो सीधा सीधा नाम लिखा हुआ कि मास्की में है और एक गुर्जरा में है। ठीक है। तो ये दोनों अभिलेख जो है दोस्तों, इसमें क्या हुआ, अशोक का सीधा सीधा नाम मिलता है हम लोगों को। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक को पुराण में क्या बोला गया है, अशोक वर्धन बोला गया है। अशोक ने अपने अभिषेक के मतलब जो राज्याभिषेक हुआ था उसके 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। देखिए अभिषेक मतलब राज्याभिषेक हुआ था, कितना साल हो गया, 8 साल हो गया। 8 साल हो गया तो 261 ईसा पूर्व में क्या किया, कलिंग के ऊपर आक्रमण कर दिया। 8वें वर्ष में कलिंग के ऊपर है 8 के, है ना, 261 ईसा पूर्व में। तो देखिए 261 ईसा पूर्व में क्या किया था, वो कलिंग के ऊपर आक्रमण कर दिया। वो कौन था, उसके शासन का 8वां वर्ष था।
के से किंग का 8वां वर्ष 8। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा जो फिलाडेल्फस है, जिसको टॉलमी द्वितीय भी बोलते हैं, पाटलिपुत्र में डियोडीनियस नामक एक राजदूत भेजा था अशोक के दरबार में। कौन बोलता है? प्लिनी बोलता है। प्लिनी क्या बोलता है कि मिस्र का जो शासक है, जिसको टॉलमी भी बोलते हैं या तो फिलाडेल्फस बोलते हैं, टॉलमी द्वितीय या फिलाडेल्फस ने अपना पाटलिपुत्र में एक राजदूत भेजा था। उसका नाम क्या था? डायोडीनियस या डियानीसियस। डायोडीनियस भी बोलते हैं इसको, या तो डियानीसियस भी बोलते हैं। उपगुप्त का नाम बौद्ध भिक्षु उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध मठ की दीक्षा दी थी। देखिए अशोक, देखिए सबसे पहले जैन धर्म का जो अनुयायी कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। आजीवक संप्रदाय का अनुयायी बिंदुसार। और ये किसका बन गया? बौद्ध धर्म का। और इसको बौद्ध धर्म का दीक्षा कौन दिया था? उपगुप्त ने दिया था। ठीक है, अशोक ने आजीविकों को रहने के हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। अब देखिए आजीविकों से इतना इसको प्यार क्यों हो गया? एक तो इसके पिताजी आजीवक संप्रदाय के थे, इसके लिए एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण, एक राजा था और राजा होने के कारण अपने साम्राज्य में जितना भी धर्म है उसका संरक्षण करना इसका अधिकार था, इनका कर्तव्य था, क्योंकि उस समय धर्म ही सबसे बड़ा स्रोत था जो कि राजा को यह बताता था कि हाँ आप राजा हैं, और जनता पे उसके माध्यम से क्या करता था? कंट्रोल करता था। ठीक है, 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। कहाँ पे? बराबर की पहाड़ी में। उसका नाम क्या था? कर्ज, चोपर, सुदामा और विश्व झोपड़ी। तो कर्ज, चोपर, सुदामा, विश्व झोपड़ी, 4 नाम था। बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफा, कर्ज, चोपर, सुदामा और विश्व झोपड़ी। उसके बाद एक नोट दिया हुआ, अशोक के पौत्र जो दशरथ है, अशोक के पोता दशरथ, उन्होंने आजीविकों को नागार्जुन की गुफा प्रदान की थी। तो नागार्जुन की गुफा कौन बनवाया था दोस्तों? दशरथ ने बनवाया था। दशरथ कौन था? अशोक का पोता था। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। इसके माता का नाम क्या था? अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी, यानी सुभद्रांगी कौन है? बिंदुसार की पत्नी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। श्रीलंका किसको भेजा? अपना बेटा महेंद्र को, अपनी बेटी संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेज दिया। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक द्वारा शुरू किया गया था। ये क्वेश्चन दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट है कि यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, सारा का सारा एग्जाम जितना भी आप देखते होंगे, इतिहास का क्वेश्चन अगर आता है तो वहाँ पर जरूर पूछा गया है कि भारत में सबसे पहले शिलालेख कौन चलाया। शिलालेख मतलब पत्थर का बड़ा सा लेख, पत्थर का बड़ा सा लेख जिसके ऊपर लिखा रहता है अशोक ने लिखवाया। ये सबसे पहले अशोक ने लिखवाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरामाइक लिपि का प्रयोग मिलता है। ठीक है, देखिए ये जो ब्राह्मी लिपि है, भारत में जितना भी मिला है, ठीक है, उसमें कौन सा लिपि मिला है हमको? ब्राह्मी लिपि मिला है। और जो हम लोग को अफगानिस्तान में मिला है उसमें ग्रीक और अरामाइक मिला है। और खरोष्ठी भी दोस्तों पश्चिम में ही मिला है हम लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि ग्रीक और अरामाइक लिपि का जो अभिलेख है हमको कहाँ से मिला है? देखिए यहाँ पे मिल भी गया। ग्रीक और अरामाइक लिपि का अभिलेख हमको अफगानिस्तान से मिला है। खरोष्ठी लिपि उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से मिला है। और शेष भारत में ब्राह्मी लिपि का अभिलेख मिला है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि ब्राह्मी लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान में मिला है तो ये गलत हो जाएगा। अगर पूछ दिया जाए खरोष्ठी लिपि का भारत में मिला है तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में मिला है, जो कि यहाँ पे अभी खैबर पख्तूनवा है। ठीक है, और जो अरामाइक है, अरामाइक किसका लिपि है? अरामाइक जो है दोस्तों ईरानियों का लिपि है। ठीक है, और जो ग्रीक है वो तो यूनान का लिपि है। तो ये तो नाम से ही प्रचलित, नाम से ही फेमस है। तो ये ना दोनों ही कहाँ पे हमको मिला है? अफगानिस्तान से। खरोष्ठी मिला उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से। और ब्राह्मी लिपि शेष भारत से हमको क्या मिलता है? ब्राह्मी लिपि मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अशोक के अभिलेख को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। ठीक है, शिलालेख बड़ा सा जो पत्थर पे लिखवा दिया, स्तंभ लेख जो कि स्तंभ के ऊपर यहाँ पे खुदवा दिया, लिखवा दिया। ठीक है, एक गुहा लेख, गुहा बनवाया पहाड़ के अंदर खोद के। ठीक है, और गुहा के अंदर दीवार पे चाहे एक पट्टी पे लिखवा दिया। तो 3 तरह का अभिलेख मिलता है। सबसे पहला शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। ठीक है, अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पोदेट्री फैलेंथर ने की थी। इसको पी फैलेंथर भी बोल सकते हैं। पादेर्टी फैलेंथर ने की थी। ठीक है, नाम बहुत थोड़ा अटपटा है दोस्तों, या मैं उच्चारण नहीं कर पा रहा हूँ, दोनों में से कारण हो सकता है। तो अशोक का अभिलेख कौन खोजा था? सबसे पहले 1750 ईस्वी में खोजा था। कौन? पोदेट्टी फैलेंथर ने खोजा था। और इसका संख्या कितना है? 14 है। ठीक है,
अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सबसे पहले सफलता कौन प्राप्त किया था? 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने प्राप्त किया था। अशोक के अभिलेख को कौन खोजा था? पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप। खोजा कौन था? तो खोजा था पोदेट्टी फेलेंथर। खोजा था पोदेट्टी फेलेंथर और पढ़ा कौन? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा, और ये खोजा कब था? 1750 में। ठीक है। अशोक के प्रमुख अभिलेख, उनमें वर्णित विषय। अशोक का जो पहला अभिलेख है, देखिए अभिलेख टोटल 14 है, बता दिया आपको। ठीक है, 14 है, देख लीजिए यहाँ पर भी 14 ही दिया हुआ है। तो अशोक का जो टोटल अभिलेख है वो 14 है, और उसमें क्या क्या वर्णित है वो भी देख लीजिए। पहला अभिलेख में क्या है? पशु बलि की निंदा की गई है। पहला अभिलेख में क्या क्या? पशु बलि की निंदा की गई। दूसरा अभिलेख है, इसमें मनुष्य और पशु दोनों के साथ चिकित्सा व्यवस्था का प्रबंध किया गया है। मनुष्य और पशु दोनों के लिए चिकित्सा व्यवस्था का प्रावधान दूसरा में है। तीसरा जो है, इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया कि वह हर 5वें वर्ष के उपरांत क्या करें? कुछ धार्मिक नियमों का भी, कि हर 5वें वर्ष में क्या करें? अपना जो क्षेत्र है उसका दौरा करें, और क्या करें? उसमें कुछ धार्मिक नियम का भी वर्णन किया गया। तो तीसरा में क्या है? धम्म के बारे में है, और धम्म महामात्र के बारे में है। ठीक है। दूसरा में है कि मनुष्य और पशु का जो चिकित्सा है उसके बारे में है। पहला में पशु का जो वध है उसके ऊपर निंदा की गई है। चौथा अभिलेख में है, इसमें भेरी घोष की जगह धम्म घोष की बात की गई है। भेरी घोष मतलब युद्ध छोड़ो, धम्म घोष मतलब धर्म का रास्ता अपनाओ। तो चौथा में क्या बोला? चलिए 1 2 3 4, धर्म को अपनाइए और युद्ध को छोड़ दो, वही है। पांचवा में है, शिलालेख में धम्म महामात्र की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। माफ कीजिएगा दोस्तों, तीसरा मैंने धर्म महामात्र बोल दिया था। देखिए तीसरा में क्या था कि हर 5वां वर्ष में अपना क्षेत्र का दौरा करने के लिए, किसको बोला? राजकीय अधिकारी को। पांचवा में क्या बोला? धम्म महामात्र की नियुक्ति। तो एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं। तीसरा में बोला कि हर 5 साल के बाद धम्म महामात्र, हर 5 साल के बाद अपने क्षेत्र का दौरा कीजिए, और पांचवा में बोला कि धम्म महामात्र की नियुक्ति करेंगे। ठीक है, किसके लिए? अपना जो धार्मिक विषय है उसको जानकारी बढ़ाने के लिए। छठा शिलालेख में क्या है? आत्मनियंत्रण से की शिक्षा दी है। बोला भैया आत्मनियंत्रण करिए। ठीक है, ज़्यादा इधर उधर का मत सोचिए, समय बहुत ख़राब चल रहा है, समाज में क्या है? बहुत अस्थिरता है, इसलिए इस समय क्या था? आत्मनियंत्रण की बात अशोक के द्वारा कहा गया है। छठा शिलालेख में। सातवां में क्या है? तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। अशोक जितना भी तीर्थ यात्रा किया था उसका उल्लेख कहाँ पे है? 7वां और 8वां शिलालेख में। नौवां में क्या है? सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है नौवां में। जो 10वां है, इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारियों को हमेशा प्रजा के हित में सोचना चाहिए। 10वां नंबर पे क्या बोला है कि राजा जो है, मतलब वो खुद अशोक, और उसका जो इतना भी अधिकारी है उसको हमेशा क्या सोचना चाहिए? प्रजा के बारे में हमेशा सोचना चाहिए कि प्रजा का हित कैसे होगा। 11वां जो है दोस्तों, इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। धम्म की व्याख्या कहाँ पे की गई है? 11वां शिलालेख में। 12वां शिलालेख है दोस्तों, स्त्री महामात्र की नियुक्ति, सभी प्रकार के विचारों का सम्मान की बात की गई है। एक तो स्त्री महामात्र की नियुक्ति बोल दिया कि हम करेंगे, और दूसरा बात क्या? कि सभी प्रकार के विचार, उस समय जितना भी धर्म था, बौद्ध, जैन, आजीवक, ब्राह्मण, जितना भी था सबका क्या करें? सम्मान करना। ऐसा नहीं कि हम बौद्ध हैं, मेरा राजा बौद्ध हैं, तुम ब्राह्मण हैं, तुम जैन हैं, तुमसे हम लड़ेंगे, मार काट करेंगे, जैसा पूरा दुनिया में हो रहा था उस समय। ठीक है, जैसे अरस्तु और प्लेटो लोगों को क्या कर रहा था? जान देना पड़ा था, नया नया विचार दे रहा था। तो लेकिन नहीं, यहाँ पर बोला सभी प्रकार के विचारों का आप सम्मान कीजिए। ये किस में कहा गया? 12वां शिलालेख में। 13वां शिलालेख है दोस्तों, इसमें क्या है कि अशोक के जो कलिंग युद्ध का वर्णन है। देखिए यहाँ पे आपको कलिंग युद्ध का वर्णन आपको किसमें मिल गया? तीसरा अभिलेख में। इसी से हमको पता चलता है कि अशोक ने अपने जो शासन का जो 8वां वर्ष है उसमें 261 ईसा पूर्व में क्या किया था? कलिंग के ऊपर आक्रमण किया था। इसमें क्या हुआ? अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, और उसने क्या किया था? धर्म का रास्ता अपना लिया था। ठीक है, इसी में पड़ोसी राज्यों का वर्णन है। तो अशोक का जितना भी पड़ोसी राज्य है उसका वर्णन कहाँ पे? 13वां शिलालेख में ही किया गया। 14वां शिलालेख में क्या है कि अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। बोला कि धार्मिक जीवन जिए, क्योंकि उस समय ही धर्म था जो कि कानून का एक महत्वपूर्ण स्रोत था। ठीक है, धर्म से ही सामाजिक कानून चलता था, सारा कानून चलता था, इसलिए बोला धार्मिक जीवन बिताइए। ठीक है, धर्म से इधर उधर मत सोचिए। अगला है दोस्तों, अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? 7 है। देखिए शिलालेख कितना मिल गया हमको? 14। स्तंभ लेख कितना मिल गया? 7। तो स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? 7 है, और केवल ब्राह्मी लिपि में मिला है, मतलब सिर्फ भारत में मिला है। यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। संख्या 7 है, लेकिन मिला कितना जगह से है? सिर्फ 6 जगह से मिला है। ठीक है, सबसे पहला है प्रयाग स्तंभ लेख, जिसको इलाहाबाद का स्तंभ लेख भी बोलते हैं, इसको कौशाम्बी का लेख भी बोलते हैं। ठीक है, यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। यह स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित किया। देखिए
पहले कौशाम्बी में था, कौशाम्बी इलाहाबाद का ही थोड़ा बगल में है। इसको प्रयाग लेकर आया, कौन लेकर आया? अकबर लेकर आया, और इलाहाबाद के किले में क्या किया? स्थापित कर दिया। दिल्ली टोपरा, यह फिरोज शाह तुगलक द्वारा टोपरा से दिल्ली लेकर आया गया। ये कौन है? फिरोज शाह तुगलक, FST फिरोज शाह तुगलक। पहला जो है प्रयाग स्तंभ लेख कौन लाया? अकबर लाया। कहाँ से लाया? कौशाम्बी से लाया, प्रयाग लाया। दूसरा क्या है? दिल्ली टोपरा। दिल्ली टोपरा क्या है? टोपरा में था, और जो फिरोज शाह तुगलक है वो क्या किया? मेरठ लेकर के आ गया, सॉरी वो दिल्ली लेकर आ गया। अगला है दिल्ली मेरठ। दिल्ली मेरठ में स्थित था अभिलेख, और उसको फिरोज शाह तुगलक क्या किया? दिल्ली लेकर आ गया। मतलब दिल्ली वाला जो अभिलेख दोनों है दोस्तों, एक किससे संबंधित है? फिरोज शाह तुगलक जो है वो लेकर आ गया। एक तो टोपरा से दिल्ली लेकर आ गया, एक तो मेरठ से दिल्ली लेकर आ गया। तो लाया कौन? फिरोज शाह तुगलक। था किसका? अशोक का। एक प्रयाग वाला कि कौशाम्बी से प्रयाग लाया, वो कौन लाया? अकबर के लाया। था किसका? अशोक का था। आगे है दोस्तों रामपुरवा अभिलेख। यह स्तंभ लेख कहाँ पे है दोस्तों? बिहार का चंपारण में है, और इसका खोज 1872 ईस्वी में कार्ल लॉयल ने किया था। ठीक है। अगला है दोस्तों लौड़िया अरेराज, ये भी चंपारण में ही है। फिर है लौड़िया नंदनगढ़, ये भी चंपारण में ही, बिहार में, और इस पर क्या है? मोर का चित्र बना हुआ है। लौड़िया नंदनगढ़ में देखिए मोर का चित्र बना हुआ है, कैसे याद रखेंगे? जो हमारे जो कृष्ण भगवान थे वो मोर का पंख लगाते थे, तो वो कौन थे? ये उसको बोलते हैं ना कृष्ण। कृष्ण किसके ललना थे? चाहे नंद 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 ऐसा कुछ आपको लगेगा कि हाँ कि ये कृष्ण से संबंधित है, तो कृष्ण मोर भी कृष्ण से संबंधित मोर पंख, वो याद कर लीजिएगा तो वो भी आपको आसानी से याद रहेगा कि लौड़िया नंदनगढ़ में जो है स्तंभ पर मोर का चित्र बना हुआ है। ठीक है। आगे दोस्तों कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। जो कौशाम्बी अभिलेख है इसको रानी का अभिलेख कहा जाता है, और रानी का अभिलेख यही कौशाम्बी अभिलेख है ना दोस्तों, जिसको कौशाम्बी से इलाहाबाद प्रयाग ले गया, इसको प्रयाग स्तंभ लेख बोलते हैं, अकबर लेकर आया था। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? रानी का अभिलेख भी बोलते हैं। ठीक है। आगे है अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? वो रुमनदेही है। इसमें लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई है। लुम्बिनी क्या है दोस्तों? यहीं पे अशोक जो भगवान बुद्ध है उसका जन्म हुआ था, वहाँ पे धम्म यात्रा करने गए थे कि चलो अशोक जी हैं वो जहाँ पे बुद्ध भगवान पैदा हुए उसको देख के आते हैं। वहाँ जब गए तो वहाँ का जो क्षेत्र है वो भी क्या था? अशोक के नियंत्रण में था। वहाँ का क्या किया? भू राजस्व को घटा करके क्या किया? कम कर दिया था। इसीलिए जो हमको रुमनदेही का अभिलेख मिलता है वो क्या है? इसमें हमको बुद्ध का जो लुम्बिनी यात्रा उसका पता चलता है, और उस समय कर घटा दिया ये पता चलता है, और ये सबसे छोटा स्तंभ लेख है ये भी पता चलता है। ठीक है। अगला है दोस्तों अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। 7वां अभिलेख कौन सा है? 7वां स्तंभ लेख सबसे, अशोक का जो 7वां स्तंभ लेख है सबसे बड़ा है, और रानी का स्तंभ लेख नहीं, जो ये है दोस्तों आपका रुमनदेही अभिलेख वो क्या है? सबसे छोटा, और 7वां सबसे बड़ा है। पृथक पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। मतलब राजा बोलता है कि सभी मनुष्य क्या है? मेरे बच्चे हैं। मतलब ये क्या दिखाना चाह रहा है दोस्तों? ये यह दिखाना चाह रहा है कि राज्य जो है उस समय अपने आप को क्या था? जो लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना चाह रहा है वो दिखाना चाहता है इसमें। ठीक है। कि जो सभी लोग हैं, जितना भी मनुष्य है क्या है? मेरे बच्चे हैं। किसके? राजा के। आगे दोस्तों अशोक का शाह ए कुना कहाँ पे है? कंधार में। अभिलेख ग्रीक और अरामाइक भाषाओं में प्रयुक्त हुआ है। शाह ए कुना अभिलेख ये कहाँ है? कंधार में। कंधार कहाँ पे है? कंधार में हाईजैकिंग होकर हमारा प्लेन भी एक लेकर गया था, वो कहाँ है? अफगानिस्तान में। दोस्तों दोनों भाषा मैंने ऊपर भी बता दिया था, ग्रीक और अरामाइक भाषा कहाँ मिलता है? अफगानिस्तान से। तो उस अभिलेख का नाम क्या है? शाह ए कुना अभिलेख। ठीक है। साम्राज्य के मुख्यमंत्री और पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफ़ी जांचा परखा जाता था। इसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। देखिए कोई भी राज्य है, चाहे अभी भी प्रधानमंत्री वैसे तो अभी हम लोग नियुक्त करते हैं वो है, अभी उतना जांच परीक्षण होता नहीं है, लेकिन पहले क्या था? हर एक चीज़ विश्वास पे होता था। बिना विश्वास का कुछ नहीं हो सकता था। अगर विश्वास नहीं है तो कभी क्या पता मंत्री मार के राजा बन जाए। तो इसलिए क्या करता था? बहुत सारा जांच परीक्षण होता था, जिसके बाद क्या होता था? उसको मुख्यमंत्री और पुरोहित बनाया जाता था। ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता था? उपधा परीक्षण कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि सम्राट की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी, जिनमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। तो जो राजा होता है, अभी भी देखते हैं जो प्रधानमंत्री होता है, चाहे राष्ट्रपति की सहायता के लिए क्या होता है? मंत्री परिषद होता है। कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, और उसकी सहायता के लिए कौन होता है? मंत्री परिषद होता है। तो उस समय भी सम्राट क्या था?
राजा था और उसकी सहायता के लिए क्या हुआ करती थी, मंत्री परिषद, और इसकी संख्या कितना होती थी, या तो 12 होता था, या तो 16 होता था, या तो 20 होता था। ठीक है, 12, 16 या 20 हुआ करती थी। ठीक है, अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारियों के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता था। इसकी संख्या 18 है। तो आपको क्वेश्चन में हमेशा आ जाता है दोस्तों कि अर्थशास्त्र में कितने तीर्थों की व्याख्या की गई है, तो वो 18 है। तीर्थ का मतलब होता है शीर्षस्थ अधिकारी, जो सबसे ऊंचा अधिकारी होता है। ठीक है, तो वो है तीर्थ। अगला है दोस्तों कि अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी, 5 थी। प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था, चक्र कहा जाता था। तो अशोक के समय प्रांतों की संख्या कितनी थी, 5 थी, और उसको क्या कहा जाता था, चक्र कहा जाता था। इधर देख लीजिए 5 प्रांत कौन कौन सा था, तो मौर्य प्रांत यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों। मौर्य प्रांत में सबसे पहला उत्तरापथ है, दूसरा अवंती राष्ट्र है, तीसरा कलिंग है, चौथा दक्षिणापथ है, एक है प्रासी, जिसको पूर्वी प्रांत बोला जाता है। तो ध्यान से एक बार फिर से देख लेंगे, उत्तरापथ है, अवंती है, कलिंग है, दक्षिणापथ है, प्रासी है। देखिए उत्तर दक्षिण, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती, कलिंग। अवंती में अशोक खुद राजा था, मतलब राज्यपाल था। तो अवंती में वो था, कलिंग को जीता था। ये दोनों आपको अशोक से संबंधित मिल जाएगा। एक प्रासी, प्रासी मतलब पूर्वी प्रदेश, जिसकी राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र थी। तो उत्तरापथ की राजधानी क्या थी, तक्षशिला थी। अवंती की राजधानी क्या थी, उज्जैनी। और कलिंग की राजधानी तोसली। और दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी। और प्रासी की राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र। ठीक है, तो यहाँ देखिए दोस्तों, मैंने अभी आपको 18 जो तीर्थ है उसके बारे में उल्लेख किया था, जो कि अर्थशास्त्र में वर्णित है। तो देखिए उसमें 18 तीर्थ का यहाँ पे नाम दिया गया है, जिसको हम एक बार देख लेते हैं, क्या पता एग्जाम में ये भी आ जाए। तो हम इससे भी, ऐसा ना हो कि बाद में एग्जाम में सब कुछ किताब में दिया हुआ था, हम पढ़े नहीं और एग्जाम में आ गया और हम नहीं कर पाए। तो हम पढ़ लेते हैं एक बार, देख लीजिए आप भी, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला है दोस्तों मंत्री। मंत्री को क्या कहा जाता था, मंत्री किसके लिए यूज होता था शब्द, ये शब्द यूज होता था प्रधानमंत्री के लिए। पुरोहित, ये क्या था, धर्म और दान विभाग का प्रधान होता था। सेनापति, सैन्य विभाग का प्रधान। युवराज, युवराज कौन था, राजा का पुत्र है युवराज। उसके बाद है दौबारिक, राज के द्वार का रक्षक। फिर है अंतवैदिक, एक मिनट दोस्तों, अंतर्वेदिक। अंतर्वेदिक कौन था, तो अंतःपुर का रक्षक का अध्यक्ष। अंतःपुर, पुर मतलब क्या होता है, किला। तो अंदर में जो किला होता था, जैसे एक बाहर से किला बना हुआ, एक अंदर में किला बना हुआ राजा वाला। तो अंतर्वेदिक कौन था, अंतःपुर का अध्यक्ष था। समाहर्ता कौन था, समाहर्ता मतलब आय का संग्रह करता था। समाहर्ता को आप देखते हैं अभी भी इंग्लिश में बोलते हैं कौन, एडजस्टमेंट करने वाला। तो एडजस्टमेंट करने वाला ये क्या था, क्या क्या एडजस्टमेंट करेगा, आय का एडजस्टमेंट करेगा। तो समाहर्ता कौन था, आय का समाहर्ता था। सन्निधाता कौन था, राजकीय कोष का अध्यक्ष था। राजकीय कोष का अध्यक्ष। देखिए समाहर्ता संग्रह करके लाया, कोष में दे दिए, कोष को कौन देखेगा, सन्निधाता देखेगा। फिर है प्रशासता, कारागार का अध्यक्ष। प्रशासन से कंटेक्ट कर सकते, जो प्रशासता था क्या था, वो जो कारागार था, कारागार मतलब जेल था, उसका अध्यक्ष था, मतलब जेलर था ये प्रशासता। प्रदेष्टि कौन था, प्रदेष्टि था कमिश्नर। प्रदेष्टि कौन था दोस्तों, कमिश्नर था। आगे बढ़ते हैं, पौर किसको बोलते हैं, नगर का कोतवाल, अभी भी पौर है, देख सकते हैं आप, नगर पालिका में होता है। ठीक है, व्यावहारिक, व्यावहारिक कौन होता है, प्रमुख न्यायाधीश। तो एक देखिए जैसे एक होता है ना व्यवहार न्यायालय, तो व्यवहार न्यायालय ये भी क्या है, व्यावहारिक क्या है, प्रमुख न्यायाधीश है। नायक कौन है, नगर रक्षा का अध्यक्ष। नगर का जो रक्षा करता था उसको क्या बोलते थे, नायक बोलते थे। कर्मांतिक कौन है, उद्योगों एवं कारखाना का अध्यक्ष। कर्मांतिक कौन है, तो क से कर्मांतिक, क से कारखाना याद रखेंगे। तो कर्मांतिक कौन था, उद्योग और कारखाना का अध्यक्ष था। मंत्री परिषद समझ रहे हैं आप, जो जितना भी मंत्री परिषद 12, 16 या 20 का होता था, उसका अध्यक्ष होता था। दंडपाल कौन होता था, सेना का सामान एकत्र करने वाला। दंडपाल, सेना का सामान क्या, खाना चाहिए, वस्त्र चाहिए, हथियार चाहिए, ये सब सामान इकट्ठा करने वाला को क्या बोलते थे, दंडपाल बोलते थे। ठीक है, दुर्गपाल कौन है, दुर्ग का रक्षक, जो किला उसका रक्षक। अंतपाल कौन है, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। अंतपाल कौन है, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे जो है दोस्तों यहाँ पर हमने पीछे कुछ छोड़ दिया था, वो भी पढ़ लेते हैं। अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य को 5 भागों में बांटा गया था। 5 प्रांत है, उसको आप समझ रहे, चक्र बोलते थे, चक्र 5 प्रांत याद हो गया आपको। उत्तरापथ, दक्षिणापथ, एक कलिंग था, और एक अवंती था, और एक प्रासी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है कि प्रांतों के प्रशासन कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों का जो प्रशासक था वो क्या कहलाता था, या तो कुमार कहलाता था, या तो आर्यपुत्र कहलाता था, या तो क्या कहलाता था, राष्ट्रिक कहलाता था। ठीक है, तो प्रांत 5 था,
5 में 5 कुमार होगा, या तो 5 आर्यपुत्र होगा, या 5 ठो राष्ट्रिक होगा। प्रांतों का विभाजन विषय में किया जाता था, जो विषय पति के अधीन था। तो चक्र का विभाजन किस में किया गया था दोस्तों? विषय में। और विषय का अध्यक्ष कौन था, या तो विषय का प्रधान कौन था? विषयपति था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम थी। सबसे छोटी इकाई क्या थी दोस्तों? ग्राम, जिसका मुखिया कौन था? ग्रामिक था। ठीक है। प्रशासन की सबसे छोटा गोप था। प्रशासन का जो सबसे छोटा इकाई था गोप था। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। देखिए, एक तो प्रशासन का जो सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम थी। लेकिन प्रशासक में सबसे छोटा कौन था? वो गोप था, जिसके पास कितना गांव होता था? 10 गांव का प्रशासन संभालता था, शासन संभालता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैगजीन्स के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित होता था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। देखिए 30 सदस्य वाला है, और कितना बोल दिया? 6 समिति है, तो 6 पंचे 30, तो प्रत्येक में कितना हो गया? 5 व्यक्ति। तो बोला है कि मैगस्थनीज बोलता है कि नगर का जो प्रशासन है 30 सदस्यों का एक मंडल करता था। 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जिसमें 1 मंडल, 2 मंडल, 3 मंडल, 4 मंडल, 5 मंडल, 5 हो गया। इसमें सब में 6 आदमी रहेगा। तो ये लोग क्या था? 6 समिति में बटा हुआ था, हर एक में 5 व्यक्ति था। तो मैगस्थनीज का जो गवर्नर है उसमें मिलता है कि नगर प्रशासन के बारे में हमको मिलता है। ठीक है। बिक्री कर के रूप में मूल्य का जो 10वां भाग वसूला जाता था। जैसे कि मान लीजिए अगर 100 रुपये का कोई सामान बेच रहा है, तो उसका जो बिक्री कर लगेगा, सेल टैक्स, वो कितना लगेगा? 10 रुपये लगेगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इसे बचाने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। देखिए ये मृत्युदंड वाला इतना खतरनाक चीज़ है कि अशोक एक तरफ तो ये बताता है कि चलो भाई हम धर्म अपना लिए, भेरी घोष को छोड़ दिए, लेकिन ये अशोक जब तक जिंदा था तब तक ये चीज़ चलता था कि अगर कोई सेल टैक्स नहीं देता था तो उसको मृत्युदंड दिया जाता था। ठीक है। सेल टैक्स, चाहे कोई टैक्स नहीं दिया, कुछ दूसरा अपराध किया, तो मृत्युदंड जो अशोक के शासन में वो कभी नहीं रुका था। ठीक है। भले उन्होंने दम का रास्ता अपना लिया था, लेकिन प्रशासन में एक तरफ कठोरता तो नज़र आती है उसकी। ठीक है। आगे है दोस्तों कि मैगजीन्स के अनुसार एग्रोनोमी मार्ग निर्माण का अधिकारी था। तो एग्रोनोमी कौन था दोस्तों? मार्ग निर्माण का अधिकारी था। रोड जो बनाता था उसको क्या बोलते थे? एग्रोनोमी। एग्रो मतलब एग्रीकल्चर मत समझ लीजिएगा। एग्रोनोमी क्या है? रोड बनाने वाला अधिकारी था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही, 9,000 हाथी और 8,000 रथ थे। कौन बोलता है? जस्टिन बोलता है। इतना कुछ हो सकता है क्या जी? 50,000 अश्वारोही है, 50,000 मतलब घोड़ा भी होना चाहिए, चाहे घोड़ा इससे ज़्यादा ही होगा तब तो अश्वारोही 50,000 है। 9,000 हाथी, 9,000 हाथी। अब ये भारत में कितना है दोस्तों? 10,000 हाथी टोटल है। हाथी का शिकार तो इतना ज़्यादा होता नहीं है कि संख्या उतना ज़्यादा घट जाएगा, वो संख्या तो बढ़ना ही चाहिए। तो अब ये 10,000, जैसे मान लीजिए अभी 10-12,000 के करीब हाथी है, 10,000 में से 9,000 हाथी अगर हम लोग पालतू सेना ही में ले लेंगे तो जंगल में क्या बचा होगा? फिर कुछ नहीं बचा होगा। इस हिसाब से हमको लगता है कि ये, हमको नहीं, इतिहासकारों को लगता है कि जस्टिन जो बोलता था वो अतिशयोक्ति बड़ा बयान है। चाहे राजा को खुश करने के लिए लिखा होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो सच नहीं है। प्लूटार्क और जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त ने नंदों को पैदल सेना से 3 गुनी अधिक संख्या में अर्थात 60,000 आदमियों को लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला था। जो प्लूटार्क है और जस्टिन है, क्या बोलता है? जो नंद का सेना एक था, तो चंद्रगुप्त मौर्य कितना किया? चाहे मौर्य कितना किया? 3 बना लिया उस सेना को। जैसे इसका 100 था तो इसने 300 बना लिया। उसके बाद क्या किया? पूरा भारत को क्या किया? रौंद दिया। ऐसा बोला इन्होंने। ठीक है। कौन बोला? प्लूटार्क और जस्टिन ने। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी को क्या कहा जाता था? नायक कहा जाता था। और इसका वर्णन हमको कहाँ से मिलता है? नायकों का वर्णन ये मिलता हमको अर्थशास्त्र से। 18 देश में मैंने आपको दिखाया भी था। नायक नगर रक्षा का अध्यक्ष होता था, और जो युद्ध में जो सेना का नेतृत्व करता था वो भी क्या था? नायक था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी कौन था? सेनापति था। अभी भी होता है। ठीक है। मैगस्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रखरखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी। देखिए वो भी था। नगर का क्या था? 30 जन कर रहा था। 30 में कितना? 6 समिति था, और 6 समिति में प्रत्येक समिति में 5 व्यक्ति था ना। यहाँ पर भी वही चीज़ है कि मैगस्थनीज के अनुसार जो है सेना का रखरखाव 5 सदस्यीय 6 समिति करती थी। 6 समिति 5 सदस्य, मतलब भी 30 आदमी हो गया। मतलब नगर प्रशासन में भी 30 आदमी, और जो सेना का रखरखाव है उसके लिए भी 30 आदमी। कितना समिति? 6 समिति। ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग को महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था।
तो जो गुप्तचर विभाग था किसके अधीन था? महामात्य सर्प नामक अधिकारी के अधीन था। महामात्य मतलब सबसे बड़ा अधिकारी, ठीक है, जिसको तीर्थ भी बोलते हैं, ठीक है। और ये सर्प 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 क्या करता है? फन मारता है, घात मारता है, घात लगा के क्या करता है? फन मारता है, ठीक है। तो ये क्या है? गुप्तचर का काम है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक इधर साइड में अभी जो दिया हुआ दोस्तों इन्फॉर्मेशन, इसे भी पढ़ लेते हैं कि सैन्य समिति और उसके कार्य। सैन्य समिति देखिए, प्रथम क्या है? जल सेना। दूसरा क्या है? यातायात और रसद भेजने के लिए। तीसरा क्या था? पैदल सैनिकों की देखरेख के लिए। तीसरा अश्वरोहियों, चौथा अश्वरोहियों के लिए। पांचवा गज सेना। छठा रथ सेना। और हर एक समिति में कितना? 5-5 आदमी हैं। 6 समिति हो गया, 5-5 आदमी का एक समिति। पहला जल सेना, पहला जल, फिर दूसरा यातायात और रसद भेजने के लिए। दूसरा पैदल सेना। चौथा क्या है? अश्वरोही। पांचवा गज सेना। छठा रथ सेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र के अनुसार गुप्तचर को गुड पुरुष कहा जाता था, ठीक है। गुड पुरुष कहा जाता था गुप्तचर को। और गुप्तचरों का विभाग किसके अधीन था? महामात्य सर्प के अधीन था। देखिए, गुप्तचर को क्या कहा जाता था? गुड पुरुष। और गुप्तचर विभाग किसके अधीन था? महामात्य सर्प के अधीन था, ठीक है। तो जो गुप्तचर को कहा जाता था गुड पुरुष, तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को क्या कहा जाता था? संस्था। और जो घूम घूम कर गुप्तचरी का काम करता था उसको क्या कहा जाता था? संचार। एक ही जगह जो रुक के किया वो संस्था के रूप में काम किया, उसको संस्था कहते हैं। और जो घूम घूम के किया उसको संचार कहते थे, ठीक है। किसको? गुप्तचर को। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीशों को क्या कहा जाता था? राजूक कहा जाता था। तो राजू भैया कौन है? न्यायालय के न्यायाधीश हैं, जनपद के न्यायाधीश के। जनपद के न्यायाधीश कौन है? राजू भैया, ठीक है। याद रखने के लिए बोल रहा हूँ दोस्तों, दिल पे नहीं लेने का है। सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? सीता भूमि कहा जाता था। सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था दोस्तों? सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? आदेव मातृक कहा जाता था। बिना वर्षा के जो अच्छा खेती होता था उसको क्या कहा जाता था? आदेव मातृक। आदेव मातृक क्या है दोस्तों? बिना वर्षा के भी अच्छा खेती होता था। मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था। देखिए, मैगस्थनीज के बारे में ये है दोस्तों कि मैगस्थनीज जो है वो बताता है कि भारतीय समाज 7 भागों में विभाजित था। एक दार्शनिक था, एक किसान था, एक अहीर था, एक कारीगर था, एक सैनिक था, एक निरीक्षक था और एक सभासद था। बाकी ये अछूत अछूत के बारे में जानकारी नहीं देता है, जिसको इसमें बांट के भी नहीं रखा है। तो सबसे पहला बताता कि ये दार्शनिक था, किसान था, अहीर था। अहीर मतलब जो गाय भी पालता था वो अहीर। कारीगर था, सैनिक था, निरीक्षक था और सभासद था। और दोस्तों बहुत लोग इसके ऊपर आरोप लगाते हैं मैगजीन्स के ऊपर कि ये राजकीय मतलब इसका जो अनुभव है ये पटना से पाटलिपुत्र से ज़्यादा दूर नहीं रहा था, जिसके कारण से ज़्यादा कुछ जानता नहीं था, जिसके कारण से क्या क्या बता दिया कि यहाँ 7 वर्ग होता है, ठीक है। आगे है दोस्तों कि स्वतंत्र वेश्यावृत्ति अपनाने वाली महिला को क्या कहा जाता था? रूपा जीवा कहा जाता था। तो रूपा जीवा कौन? रूपा मतलब सुंदर रूप, और स्वतंत्र वेश्यावृत्ति अपनाने वाली महिला को क्या कहा जाता था? रूपा जीवा, ठीक है। नंद वंश को विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। देखिए, नंद वंश को समाप्त करने में चंद्रगुप्त मौर्य का एक तो जो है चाणक्य क्या किया? पूरा मदद किया, जगह जगह जाके अफवाह फैला दिया क्या कि अब यहाँ का जो नंद है, घनानंद है, वो बहुत खतरनाक है, क्रूर है और इसके शासन को बहुत जल्दी ख़त्म कर दिया जाएगा भगवान के द्वारा, जिसका नाम एक लड़का होगा जो कि नीचे से उठ करके आएगा और वो क्या कर देगा? सब चीज़ को समाप्त करके क्या करेगा? अपना राज्य स्थापित करेगा जो कि भगवान का राज्य होगा। तो एक तरफ चंद्रगुप्त मौर्य तो बहुत सारा जो चाणक्य बहुत सारा अफवाह फैला करके क्या किया? जनता को उसकी तरफ कर दिया। और दूसरी बात क्या है कि कश्मीर का राजा है, कुछ सेना वना भी तो चाहिए भैया, तो सेना होना चाहिए। तो क्या किया? कश्मीर का जो राजा था, क्या नाम था उसका? प्रवर्तक। उसकी सहायता से क्या किया? वो नंद के शासक घनानंद को हराया था। मौर्यों का जो शासन है 137 वर्षों तक चला था दोस्तों, ठीक है। टोटल कितने वर्षों तक चला था? 137 वर्षों तक चला था। और इस वंश का जो अंतिम शासक था उसका क्या नाम था? बृहद्रथ था, ठीक है। इसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। कब? 185 ईसा पूर्व में, और मगध पर शुंग वंश की नींव डाल दी, ठीक है। तो पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में क्या किया? जो बृहद्रथ है इसका क्या किया? हत्या कर दिया। और इसके ऊपर क्या किया? जो है पुष्यमित्र शुंग ने अपना जो वंश है शुंग वंश, जिसको ब्राह्मण वंश भी बोलते हैं, वो स्थापित कर दिया। इस प्रकार से दोस्तों आज हमारा मगध जो साम्राज्य है वो ख़त्म हो गया है। और आगे जो है दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे ब्राह्मण साम्राज्य या तो शुंग वंश। उसके लिए दोस्तों
अगला क्लास का इंतज़ार कीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्लेलिस्ट में वीडियो सारा बनाया गया है दोस्तों, उसे आप ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। हमें आपसे बस एक ही उम्मीद है दोस्तों कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। और इतना ही बात बोल करके मैं अपने आज के क्लास को समाप्त करता हूँ दोस्तों। जय हिंद।